जय श्री कृष्ण सबको। लॉन्ग टाइम नो सी हो गया है ना। कोई नहीं, वापस ऑन ट्रैक आ गए, पेपर थे यार। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मेन तो आज के दो टॉपिक है। वन इज़ हम लोग सोलेनॉइड को समझेंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे फिज़िक्स को आगे। एंड दूसरी चीज़ हम लोग यार वो समझेंगे, क्या बोलते हैं, अगर फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर हो, फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, और एक जेई का पीवाईक्यू भी करवाऊंगा इस फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर, ठीक है। तो फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करें ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब क्या हो गया भाई, मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इतनी सी उसकी लेंथ है, ठीक है, एक गिवन लेंथ का ही है वो। अब मुझे किसी भी इस पॉइंट पर क्या ढूंढनी है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है। तो मुझे इस पॉइंट पर बी ढूंढना है, ठीक है। अब बात ये होती है कि अगर मुझे इधर ढूंढना है तो सिंपल सी बात है, अब मुझे नहीं पता इसका हाफ किधर है। मैंने तो बोला भाई बी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है कि क्वेश्चन में बेटा बी पॉइंट तुम्हें यहाँ दिया जाए, कुछ भी हो सकता है पॉइंट। मुझे कोई बी पॉइंट मतलब कोई ये पी पॉइंट है और इस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बी निकालनी है। अब बात यहाँ पर यार ये आ जाती है कि हम लोग इसको अप्रोच कैसे लगाएं। तो अप्रोच लगाने का बेटा सिंपल सा तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक पहले तो डी डिस्टेंस एक मार्क कर देते, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कहीं पर भी एक बेटा रैंडम क्या लेंगे बेटा, एक डीएल सेगमेंट लेंगे। कौन सा सेगमेंट लेंगे? डीएल सेगमेंट। क्योंकि हम लोग को लगाना क्या है बेटा, बायट-सेविट लॉ। मैं आज वही पूछ रहा था कहाँ पर छोड़ा, तो सबने बोला भाई एम्पियर सर्किट लॉ पर छोड़ा है आपने, तो आगे बढ़ते हैं। बोले ठीक है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम लोग लगाएंगे बायट-सेविट लॉ। मैंने बोला ये एक चीज़ बच गई थी, ये बता देता हूँ। तो अब यार एक चीज़ ध्यान में देना यहाँ पर कि हम लोग क्या करेंगे, बायट-सेविट लॉ में क्या कहते हैं कि एक भाई आपको एक डीएल सेगमेंट लेना पड़ता है। लेंथ का आपको क्या करना है, एक डीएल सेगमेंट लेना है। सही बात है। अच्छा, लेट सपोज मैंने ये डीएल सेगमेंट लिया, ठीक है। टोटल लेंथ मेरी कितनी हो गई बेटा, कैपिटल एल। मैं टोटल लेंथ को कैपिटल एल मान रहा हूँ, ठीक है। इतने पार्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट सपोज स्मॉल एल मान लेते हैं, ठीक है। इतने पार्ट को लेट सपोज स्मॉल एल मान लेते हैं। अच्छा, बायट-सेविट लॉ में क्या था बेटा, एक और बार चलो सारी चीज़ों को रिवाइज करते हैं। बायट-सेविट लॉ क्या कहता था कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू, ठीक है, इंटू बोल रहा हूँ, क्रॉस नहीं बोल रहा, इंटू आई इंटू डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये बेटा आप लोग का पूरा फॉर्मूला था, जो हमारा किसका फॉर्मूला होता है, बायट-सेविट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था, ठीक है। अब बात यह है कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। डीएल, यहाँ पर जो हमने डीएल सेगमेंट लिया, आर जो डिस्टेंस था बेटा, ये जो आर डिस्टेंस था वो क्या था, डीएल से एक आर वेक्टर बनाना, मतलब आर एक डिस्टेंस बनाना टू द पॉइंट आप लोग का जहाँ पर आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं, इधर इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये अपना आर है, ठीक है, ये अपना आर है। अब थोड़ा यार ध्यान से देखते हैं, थीटा क्या होगा। थीटा इज डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में, आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो थीटा क्या होगा, ये वाला एंगल बेटा थीटा है, ठीक है, ये वाला एंगल आप लोग का थीटा होता है। अच्छा जी, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, आर भी लिख दिया, सब कुछ मेंशन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ऑब्वियसली हम लोग को डीएल को इंटीग्रेट मारना पड़ेगा, ठीक है, लिमिट्स लगानी पड़ेंगी। अब वही सोचेंगे। अब बात ये आती है बेटा, अगर मैं डीएल को इंटीग्रेट करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंटीग्रेट करना है। अगर यहाँ पर लेट सपोज एक डीएल सेगमेंट होता, तुम्हें ऑब्वियसली सोचना कैसे, ऐसे ही सोच रहा है बेटा, यहाँ पर एक डीएल सेगमेंट होता तो आर वेक्टर कुछ इस प्रकार बनता,
आर वेक्टर कुछ तुम्हारा इस प्रकार बनता, ठीक है। तो ये जो वेक्टर आप लोग का बेटा बन रहा है, ये जो आप लोग का वेक्टर इस प्रकार कुछ आप लोग का बन रहा है, ये जो वेक्टर है वो क्या मैं बोल सकता हूं, एक एंगल, लेट सपोज यहां पर अल्फा सबटेंड करेगा। पूरा पी से मैंने एंगल देख लिया, ये वाला मेरा एंगल, ये वाला बेटा ऊपर वाला पॉइंट, ये मेरा एंगल पूरा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, लेट सपोज बीटा हो जाएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं पूरी लाइन को इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो अगर मैं हर चीज एंगल्स के टर्म्स में देख रहा हूं, हर चीज किसके टर्म में देख रहा हूं, एंगल के टर्म में। चलो ये एंगल का बाद में बताता हूँ, चलो छोड़ो, ये एंगल का बाद में बता दो, पहले सब्स्टिट्यूट मारते हैं चीज़ों को, ठीक है। पहले सब्स्टिट्यूट मारते हैं, तभी समझ में आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल राइट, तो मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली पहले मैं एक डीबी मैग्नेटिक फील्ड ढूंढूंगा, इस पॉइंट पर डीबी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऑल राइट, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई, वो तो कांस्टेंट पार्ट है, अपने को दिमाग नहीं लगाना, इनटू आई, दिमाग नहीं लगाना, डीएल, डीएल ले लिया भाई, डीएल ले लिया, ठीक है। डीएल साइन थीटा की अगर मैं बात करूं बेटा, तो साइन थीटा मेरा यहां से क्या हो जाएगा, साइन थीटा मेरा होगा डी बाय आर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे इंटीग्रेट मारना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेट मारना पड़ेगा। अब मैं क्या चाहता हूं, ध्यान से सुनना, इस प्रूफ के अंदर मैं क्या चाहता हूं कि हम लोग क्या करें, अगर मैं, समझो इस बात को, अगर मैं इस एंगल को, अगर मैं इस एंगल को लेट सपोज फाई नाम दे दूं, इस एंगल को लेट सपोज मैं फाई नाम दे दूं, ठीक है। ध्यान से समझना इस बात को, मैं चाहता हूं कि एंगल के टर्म्स में हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। क्योंकि उसका रीजन समझना, ये जो थीटा है ये हर टाइम बेटा वैरी होता जाएगा, हर टाइम बेटा वैरी होता जाएगा। यहां पर अगर आप देखोगे हमारा जो डी डिस्टेंस है वो भी वेरिएबल है, पॉइंट ये फिक्स्ड है, लेकिन ये अगर वायर थोड़ी सी भी बेंड हो गई, कुछ भी हो गया, तो हमारी हर एक चीज चेंज हो जाएगी। यहां पर अभी वायर बिल्कुल हमने सीधी रखी है, ठीक है। एंगल हमारा यहाँ पर हमें पता है कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये है, इधर एंगल थीटा बन रहा है। लेट सपोज हम लोग इस आर, ये आर भी तो बेटा वेरिएबल है ना, आर भी तो पूरा टाइम चेंज होता रहेगा। डी अगर फिक्स्ड है लेकिन आर भी तो पूरा टाइम चेंज होता रहेगा, तो आर भी वेरिएबल है, तो मुझे आर को भी किसी के टर्म्स में तो लिखना पड़ेगा ना। क्योंकि खुद सोचो, अगर मैं डीएल को यहां लेता तो जो मेरा आर बनता वो ये बेटा ये वाला बनता, तो मेरा आर भी एक तरीके से वेरिएबल है, और एक तरीके से इंटीग्रेशन में मेरे पास डीएल भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है। या तो मैं आर को एल के टर्म्स में लिख दूं, अगर मैं आर को एल के टर्म्स में लिख दूं तो मेरे लिए ऑब्वियसली बहुत आसान हो जाएगी चीज़ों को इंटीग्रेट करना, क्योंकि डीएल को इंटीग्रेट करूंगा टोटल लेंथ एल मिल जाएगी। अगर आर को मैं किसके टर्म्स में लिख दूं, एल के टर्म्स में, तो देखो ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे इसको भी मैं, चलो एक तरीके से ये भी प्रूफ करके बता देता हूं, फिर एंगल वाला भी बता दूंगा। इंटू आई इंटीग्रेशन, अच्छा डीएल इंटू डी, डी मेरा कांस्टेंट है बेटा, बाहर ले लो एक बार के लिए, डी मेरा, अच्छा अब वही है बेटा, क्या डी मेरा कांस्टेंट है, डी मेरा बेटा ऑब्वियसली अगर मुझे एक रिस्पेक्टिव पॉइंट पर ढूंढना है तो डी मेरा ऑलवेज एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। इस पॉइंट पर भी अगर, इस पॉइंट पर अगर यहां पर पी होता तो डी मेरा फिक्स्ड होता कि भाई इतना ही लेना है, तो डी मेरा इसलिए यहां पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो डी मेरा बाहर आ गया, डीएल डिवाइडेड बाय आर क्यूब है बेटा। अब आर क्यूब, आर को अगर मैं डी के टर्म्स में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, मुझे ये पता है बेटा, ध्यान से देखना, मेरे पास डी कांस्टेंट है, मेरे पास एल है, मेरे पास आर है। आर को अगर मुझे एल के टर्म्स में, डी के टर्म्स में, इन सब के टर्म्स में लिखना है तो मेरे पास है बेटा आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या ये बात सही है?
अरे यार पाइथागोरस है ना, ठीक है। तो dl डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये बेटा आर क्यूब है, क्योंकि आर क्यूब है तो ये हो जाएगा आपका वही एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर आप लोग की आ जाएगी 3/2। अब मैंने इसका आप लोग को इंटीग्रेशन बताया था कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं और एक फाइनल रिजल्ट लेकर के आते हैं, ठीक है। आप लोग को देखो फाइनल रिजल्ट यहाँ से पता लग जाएगा, म्यू नॉट आई डी डिवाइडेड बाय 4 इंटीग्रेशन। देखो बेटा इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, L इज इक्वल टू क्या है, थीटा के टर्म्स में लिखेंगे। L इज इक्वल टू क्या है, देखो अब वही बात आ गई कि एट द एंड हम लोग को हर चीज़ थीटा के टर्म्स में लानी पड़ेगी, ठीक है। आ गई बात कि एट द एंड मुझे हर एक चीज़ को क्या करना पड़ेगा बेटा, थीटा के टर्म्स में लाना पड़ेगा और फिर चीज़ों को इंटीग्रेट मारना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने एक एंगल फाई लिया। अगर मैं ये एंगल फाई ले रहा हूँ, ध्यान देना इस बात को, अगर मैं ये एंगल फाई ले रहा हूँ तो बेटा ये जो स्मॉल एल है ना उसकी वैल्यू बहुत आराम से डी के अंदर, डी के टर्म्स में हम लोग को पता है टैन फाई कितना हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाई डी। टैन फाई हो जाएगा बेटा एल डिवाइडेड बाई डी, तो एल क्या हो जाएगा, डी टैन फाई। सही बात है कि नहीं? इसलिए बेटा एंगल में करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है चीज़ों को, ठीक है। अच्छा आर क्यूब, आर मेरा वेरिएबल है बेटा, आर को भी ऑब्वियसली मुझे कुछ लिखना पड़ेगा। तो फाई एंगल के हिसाब से क्या मैं बोल सकता हूँ कॉस फाई, क्या मैं बोल सकता हूँ कॉस फाई इज इक्वल टू डी बाई आर है, क्या मैं बोल सकता हूँ बेटा कॉस फाई इज इक्वल टू डी बाई आर है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं बेटा आर मेरा हो जाएगा डी सेक फाई। कैसे किया भाई, आर को इधर लेके आया, कॉस फाई को नीचे आया, तो डी बाई कॉस फाई मेरा क्या हो गया, डी सेक फाई। ये बेटा मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर मैं इन चीज़ों के अंदर लफड़े में पड़ जाता ना तो मेरे साथ हो जाती दिक्कत, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली आपको डी के टर्म्स में इसको सब्सटीट्यूट करना पड़ता, आप एंगल लेते एट द एंड, फिर आप लोग को करना तो बेटा यही पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन यही लेना पड़ेगा, अभी मैं यही लेकर के करने वाला हूँ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप हर चीज़ अब एक एंगल फाई के लेकर के आ गए, फाई के अंदर लेके आ गए। अब बात यह है कि हम लोग ऑब्वियसली अब जब लिमिट्स डालेंगे तो मुझे फाई के हिसाब से डालनी पड़ेगी। तो फाई के हिसाब से लिमिट्स क्या डालेगी बेटा, अब वो चीज़ समझनी है, अब वो चीज़ समझनी है कि लेट सपोज मैंने ये वाली एक लाइन ज्वाइन कर दी और ये वाली एक फाइनल पॉइंट से लाइन ज्वाइन कर दी। ये फाई एंगल बेटा इस पॉइंट के लिए, लेट सपोज इस पॉइंट पर अगर डीएल सेगमेंट होता तो फाई ये पूरा का पूरा बनता, इस पॉइंट पर अगर ये सेगमेंट होता तो फाई ये वाला एंगल बनता। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मैं लेट सपोज इस पूरे एंगल को, ये जो मैंने पूरा एंगल मार्क किया है फाइनल पॉइंट से, इस एंगल को मैं अल्फा नाम दे दूं और इतने वाले एंगल को अगर मैं बीटा नाम दे दूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं माइनस अल्फा से लेकर के बीटा, ठीक है, माइनस अल्फा से लेकर के बीटा। अब माइनस अल्फा से लेकर के बीटा क्यों भाई, हम लोग को इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हर चीज देखनी है। किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखनी है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में, इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये जो एंगल है बेटा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये एंगल नेगेटिव साइड बन रहा है, वो एंगल पॉजिटिव साइड बन रहा है, समझ में आ रही बात, इसलिए ठीक है। तो ये एंगल नीचे की तरफ, ये एंगल ऊपर की तरफ, तो माइनस अल्फा से लेकर के, याद करो अगर आप लोग को याद हो, एक प्रूफ करवाया था इलेक्ट्रिक वाले उस पर कि ऐसे करके एक सेगमेंट बनाया था, मैंने आपको बताया था ये आप लोग का -π/3 से लेकर के +π/3 तक आप लोग का जा रहा है, ऐसा। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप इसको एक और तरीके से सोच सकते हो कि भाई ये लेट सपोज मैंने बीटा नाम दिया है, यहां से लेकर के यहां तक अगर आप लोग देखोगे, इस लाइन से लेकर के इस एंगल तक, तो क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है। इस लाइन से इस एंगल को देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज देख रहा है, तो वो पॉजिटिव एंगल बन रहा है। तो ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो मेरी फाइनल इंटीग्रेशन की प्रक्रिया कहां से कहां चलेगी बेटा,
अल्फा से लेकर के बीटा तक। डीएल की वैल्यू बेटा हमारे पास, अगर मुझे डीएल की वैल्यू यहाँ से हर चीज़ अगर एंगल में करनी है तो डीएल की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली अब बेटा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको, तो डीएल मेरा हो जाएगा बेटा, डी तो कांस्टेंट है, tan फाई का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर फाई डी फाई। आई होप ये आप लोग को पता होगा ये कैसे आया। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, डीएल बाई डी फाई कर लो, फाई भी तो वेरिएबल है ना, तो डीएल बाई डी फाई करो, डीएल बाई डी फाई विल बी इक्वल टू डी इंटू सेक स्क्वायर फाई। डी फाई को मैंने उधर भेज दिया, नीचे वाले मैं आप लोग को वैसे ही करके बताऊंगा जैसा बोल रहा हूँ। डीएल की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ से डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, मैं एक बार पूरा रिपीट करूंगा, पूरा प्रोसेस एक और बार रिपीट करूंगा जो मैंने अभी पूरा पढ़ाया है। यहां पर देखना बेटा, लेट सपोज r इज इक्वल टू डी सेक फाई है मेरे पास, तो डी आर बाई डी फाई अगर मैं करूंगा तो d क्योंकि कांस्टेंट है, सेक फाई का होता है बेटा सेक फाई tan फाई। ठीक है, तो डी आर की वैल्यू अगर कोई तुमसे पूछेगा तो वो क्या हो जाएगी, डी सेक फाई tan फाई डी फाई। समझ में आ गई बात। तो ऐसे मैंने ऊपर वाले को भी कुछ इसी प्रकार किया बेटा, ऊपर वाले को भी मैंने कुछ इसी प्रकार किया। अब बेटा बात करते हैं डिनोमिनेटर की। एल स्क्वायर, एल कितना है बेटा, डी स्क्वायर टैन स्क्वायर फाई, डी स्क्वायर टैन स्क्वायर फाई। ठीक है, प्लस डी स्क्वायर होल पावर बेटा 3/2। ठीक है, यहाँ से बेटा अगर मैं अब इंटीग्रेशन करने लग जाऊँ, ये क्वांटिटी एज इट इज़ म्यू नॉट आई डी बाई 4 एज इट इज़ इंटीग्रेशन माइनस अल्फा से लेकर के बीटा डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई। नीचे वाला ही हम लोग को बेटा मेन सॉल्व करना है। डी स्क्वायर आप लोग का अगर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस टैन स्क्वायर फाई बन जाएगा सेक स्क्वायर फाई। तो डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई में से स्क्वायर अगर आप लोग कॉमन आउट करके कैंसिल आउट कर दोगे तो नीचे बन जाएगा बेटा डी क्यूब सेक क्यूब फाई। ठीक है, तो एक डी से एक डी कैंसिल, ये डी से भी ये कैंसिल, तो एक ही डी बच जाएगा बेटा। सेक स्क्वायर से ये पूरा का पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, 1/सेक बेटा कॉस होता है, कॉस ऊपर चला गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई फ्रॉम माइनस अल्फा टू बीटा कॉस फाई डी फाई। ठीक है, एंड हेंस माय फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। बेटा कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन ही होता है ना, नहीं कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, सॉरी माय बैड। ठीक है, साइन फाई फ्रॉम, ये माइनस इधर कहाँ उड़ गया, इधर का माइनस है, माइनस अल्फा डालेंगे और फिर मतलब पहले बीटा डालेंगे और फिर माइनस अल्फा डालेंगे, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये हो जाएगा साइन बीटा माइनस ऑफ माइनस साइन अल्फा। अच्छा ये कैसे आया ये नहीं पता लगेगा, एक और स्टेप लिख लेता हूँ। साइन ऑफ माइनस अल्फा, पहले बेटा अपर लिमिट डालते हैं फिर माइनस फिर लोअर लिमिट डालते हैं, और हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। ये आप लोग का बेटा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ठीक, अब मैं इसको, ये आप लोग के पास प्रूफ आ गया। अब मैं बेटा इसको पूरा का पूरा एक और बार समराइज कर रहा हूँ कि मैंने पूरी की पूरी चीज़ आप लोग को क्या पढ़ाई। मैंने आप लोग को बोला मेरे पास एक स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर था, फाइनाइट कंडक्टर था, मैंने कोई भी रैंडम पॉइंट, इस बार बेटा यहाँ पर कहीं पर बीच में रैंडम पॉइंट ले लेते हैं। इस रैंडम पॉइंट पर ये ऑब्वियसली डिस्टेंस जो मैं डी मार्क करूंगा वो मेरा फिक्स्ड होगा बेटा। अब मैंने कहीं पर भी डीएल सेगमेंट ले लिया, लेट सपोज मैं कहीं पर भी डीएल सेगमेंट ले लेता हूँ, या तो इधर ले लेता हूँ या नीचे ले लेता हूँ, कहीं पर भी ले सकता हूँ। मैंने इस बार यहाँ ले लिया। अब ये डीएल सेगमेंट बेटा कहाँ जा रहा है, इस प्रकार इस डायरेक्शन में जा रहा है। मेरा जो आर है वो ऑब्वियसली बेटा इस डायरेक्शन में आर है। ठीक है, तो आर सेगमेंट इधर है, डीएल सेगमेंट इधर है, दोनों के बीच का एंगल अगर मैं थीटा मार्क करूँ तो ये होगा। तो ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा बेटा 180 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा मेरा, मैंने अभी अभी बोला था ये एंगल मेरा फाई है। ये लेंथ को हम लोग बेटा एल ले लेते हैं और ये लेंथ मेरी आर है। ठीक है, फिर हम लोग ने बेटा क्या लगाया, बायट-सेविट लॉ लगाया। तो बायट-सेविट लॉ क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन, अगर मैं डी बी लिख रहा हूं तो इधर भी डी बी लिख देता हूं, डी बी इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई
इंटीग्रेशन आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये आप लोग का फाइनल रिजल्ट होता है। ठीक है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, अगर मैं ध्यान से बात करूं बेटा, ठीक है, लेट्स सपोज मैं एक चेंज कर रहा हूं बेटा, एक चेंज कर रहा हूं। अगर मैं ये एंगल थीटा लिखता हूं तो ये एंगल बेटा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? अगर मैं ये एंगल थीटा लिखता हूं तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आई बेटा क्योंकि कांस्टेंट है, डीएल बेटा मेरा एक छोटा सा सेगमेंट है, तो वो डीएल। साइन थीटा की वैल्यू, साइन ऑफ थीटा मतलब साइन ऑफ जो एंगल बिटवीन डीएल एंड आर होता है, तो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा बेटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, जो कि ऑब्वियसली साइन थीटा ही होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। फिर मैंने कुछ नहीं किया बेटा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटीग्रेशन आई डी एल साइन 180 माइनस थीटा, क्योंकि साइन थीटा ही होता है, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से बेटा डी बाय आर आ जाएगी मेरी, इंटू डी बाय आर क्यूब बन जाएगा, क्योंकि एक नीचे आर है और आर स्क्वायर। फिर हमने क्या किया बेटा, फिर हमने मारा सब्सटीट्यूशन। कैसे मारा, दिमाग बस बेटा उसी में लगाना है कि भाई ये डी है, अब मुझे हर चीज़ फाई एंगल के हिसाब से चलना है। तो फाई एंगल के हिसाब से अगर मैं स्मॉल डी की वैल्यू बता, मतलब क्योंकि मेरा डी कांस्टेंट है बेटा, क्योंकि मेरा डी कांस्टेंट है, तो डी एल की वैल्यू अगर मुझे लिखनी है, मुझे पता है एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू क्या है, डी टेन फाई, टेन फाई इज इक्वल टू एल बाई डी, तो डी टेन फाई मेरी क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा, एल की। तो डी एल बाई डी फाई अगर मैं बाद में करता हूं तो मेरा आंसर हो जाएगा डी इंटू सेक्स स्क्वायर फाई। ठीक है, tan फाई का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर फाई, डी कांस्टेंट है हमारा, तो डी एल की वैल्यू बेटा डी सेक्स स्क्वायर फाई डी फाई हो जाएगी। आई बेटा बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर अपना हो जाएगा डी सेक्स स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, एक डी बेटा पहले से बाहर पड़ा है, और आर क्यूब जो नीचे आ रहा है, आर की वैल्यू बेटा अगर मैं डी के टर्म्स में लिखूं तो वो मेरी बन जाएगी, अगर आप ध्यान से देखो, आर की वैल्यू है डी सेक फाई, सेक फाई इज इक्वल टू आर बाई डी, तो डी सेक फाई आर हो जाएगा। तो यहां से बेटा डी क्यूब सेक क्यूब फाई हमारा बन जाएगा। यहां से अगर आप लोग कैंसिल आउट चीज़ें करोगे, ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट अगर आप लोग चीज़ें करोगे तो डी फाई बाय सेक फाई मतलब कॉस फाई डी फाई बन जाएगा। एंड फिर इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स डालनी है बेटा, वो हम लोग कैसे डालेंगे, वो मैंने आपको बताई कि इस पॉइंट से लेट सपोज आपने इधर वाला एंगल जो लिया है, इस पॉइंट से लेट सपोज आपने इधर का जो एंगल लिया है, क्योंकि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंगल अगर आपने अल्फा माना है तो ये वाला एंगल माइनस अल्फा हो जाएगा। और ऊपर वाले साइड से इस पॉइंट से अगर मैं टोटल एंगल लूँ, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो बीटा। देखो माइनस अल्फा से बीटा अगर मैं पूरी जा रहा हूं तो मेरी पूरी वायर क्योंकि कवर हो रही है, तो इसलिए लिमिट माइनस अल्फा से बीटा होगी। सो ये पूरा हो गया बेटा रिवीजन इसका। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन आया था बेटा, अगर मुझे, हाँ मुझे एग्जैक्टली याद ही है वो क्वेश्चन, ये हमारा जेई 2023 का शायद क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ ऐसा था कि एक वायर है जिसमें से करंट आई दौड़ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वायर ऐसे टर्न हो गई, और फिर उसके बाद स्ट्रेट आप लोग की वायर ऐसे जा रही है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में आपकी वायर जा रही है, और इधर आपका करंट आई है। ये डिस्टेंस आपका मतलब रेडियस इसका आर दिया है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट निकालनी है। ये जो पॉइंट है ना, पी पॉइंट, इस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा बेटा, वो हम लोग देखेंगे। तो निकालने का बेटा बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ठीक है, ये क्या है, हाँ, निकालने का बेटा बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ये वायर बेटा लेट्स सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अच्छा यहाँ से नहीं, उसने बोला था इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर बेटा, ये देखो, ये वायर मतलब जाती जा रही है। अगर मैं ध्यान से, ये बात बेटा आप लोग को समझनी है, जब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होती है ना, तो देखो अगर मैं ये एंगल देखूं, ठीक है, ऑब्वियसली अभी हमने क्या बोला था कि अगर एक फाइनाइट वायर है, इधर पॉइंट पी होता, तो मेरा जो बीटा बनेगा वो तो कुछ बनेगा ही नहीं। अगर मैं डीएल सेगमेंट यहां पर लेता हूं तो मेरा बीटा क्या बनेगा बेटा, 90 बनेगा ना, बीटा 90 बनेगा नहीं बेटा, बीटा 90 नहीं बनेगा। ध्यान से देखो, यही चीज़ बस आप लोग को समझनी है। ये पॉइंट जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा,
जो मेरी डी लाइन होगी वही मेरी ये लाइन बन जाएगी ब्लू वाली, तो मेरा वो एंगल 0 बन जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई? ठीक है, आपको बस यही चीज़ यहाँ पर आप लोग को समझनी है। वो एंगल मेरी क्या बन जाएगी बेटा? 0 बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि एंगल ही नहीं बना ना। एंगल बेटा जो डी सेगमेंट है उस पॉइंट से उस पॉइंट पर आने पर जो एंगल बनता है वो आप लोग का एंगल बीटा है, वो एंगल 0 बन गया। तो यहाँ पर जब मैं जो प्रूफ लगाऊंगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई साइन बीटा प्लस साइन अल्फा आप लोग का आंसर होता है। बीटा मेरा 0 बन जाएगा और अल्फा मेरा क्या होगा बेटा? उसको हम लोग 90 ले लेंगे। अल्फा मेरा क्या होगा उसको, ऑब्वियसली आप लोग बोलोगे भाई एक स्पेसिफिक एंगल पर है। बेटा वो स्पेसिफिक एंगल नहीं, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है ना, वो इतनी ज़्यादा दूर है, इतनी ज़्यादा दूर है, इतनी ज़्यादा दूर है, इतनी ज़्यादा दूर है कि हम लोग को पता ही नहीं है। तो हम लोग अल्फा जो एंगल लेंगे ये वाला, वो हम लोग 90 डिग्री ले लेंगे। बेटा ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है कि ये एंगल ऐसे करके बन जाएगा, तो वहाँ से जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। तो हमारा जो इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू साइन 0 प्लस साइन 90। तो आंसर हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई। ठीक है, सर्कुलर की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा? एम्पियर सर्किटल लॉ में आप लोग को बताया था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r आप लोग की जो होती है। अरे यार एक डी गायब हो गया ना, एक सेकंड, एक डी यहां से गायब हो गया, एक डी यहां से गायब हो गया प्रूफ में। गाइज एक डी यहां से गायब हुआ। रुको 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 रुको, प्रूफ में एक डी गायब है बेटा, ये मैंने लिखा ही नहीं है। डी गायब है, डी यहाँ पर, फिर यहाँ पर आ जाएगा ये वाला डी इधर, ये वाला डी इधर। माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड। एक डी यहाँ पर गायब है। ठीक है, ये डी आप लोग यहाँ पर देख लेना, डी आप लोग का गायब है। और बस यहाँ पर आप लोग का डी यहाँ पर क्या है बेटा? ये वाला फिक्स डिस्टेंस, जो कि आप लोग देख सकते हो कि ये भी आर ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर्कुलर लूप की वजह से ये फील्ड होती है, सेमी सर्कुलर लूप की वजह से बेटा फील्ड आधी हो जाती है। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r का आधा से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4r। ठीक है, ये आप लोग की फील्ड आ जाएगी। और इस वायर की वजह से ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग जाएगी। अब हम लोग ने पढ़ा था बेटा, हम लोग ने पढ़ा था बायट-सैविट्स लॉ में कि भाई अगर आप लोग ऑन द एक्सिस ही देख रहे हो तो कभी भी आप लोग की फील्ड नहीं आती, हमेशा फील्ड आप लोग की 0 होती है। क्यों 0 होती है? कि करंट का डायरेक्शन देखो, जो डीएल सेगमेंट है वो बेटा इधर बनेगा, जो आर वेक्टर है वो भी बेटा इधर ही बनेगा। तो डीएल और आर के बीच का एंगल ही 0 है, तो थीटा 0 हो गया, थीटा 0 हो गया तो बायट-सैविट्स लॉ का मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बेटा इन दोनों का एडिशन हम लोग का आंसर हो जाएगा। उस आर को भी स्मॉल आर लिख लेना, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो यहां पर लेते हैं बेटा एक पॉज, आगे बढ़ते हैं। चलो अब सोलेनॉइड करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, पीडीएफ खोल दिए मैंने, पढ़ेंगे यार। तो एक बार पहले सोलेनॉइड को ओवरव्यू बता देता हूँ। क्लास 10th में आप लोग ने पढ़ा था, है ना? तो एंड यस, मैंने ऑलमोस्ट अरेंजमेंट कर दी है, तो हो सकता है और 3-4 दिन में लाइव क्लास हम लोग स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो मज़ा आएगा एंड या इट विल बी गुड टाइम। एंड एक और चीज़ जो बोलनी थी मुझे, वो ये है कि मैं सेशंस ला रहा हूँ सुबह सुबह वाले, जहाँ पर स्टडी विद मी सेशंस है। स्टडी विद मी इन द सेंस मैं खुद प्रिपरेशन करता ही हूँ बेटा, तो मैं ऑनलाइन आ जाऊँगा, अपन लाइव बैठा करेंगे 2-3 घंटे ऐसे ही। तुम लोग भी पढ़ना, मैं भी पढ़ूँगा, एक डीप कंसंट्रेशन, दोनों हम सब साथ में आ जाएंगे। ठीक है, और बीच बीच में तुम लोग के अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो वो तुम लोग चैट्स में लिख दिया करना डाउट्स, एंड वो जो डाउट्स होंगे हम लोग आराम से क्या किया करेंगे, मैं स्क्रीन पर बिना बोले, जो लोग, क्योंकि बाकी लोग भी अगर बैठे हुए हैं तो बिना बोले मैं तुम लोग को स्क्रीन पर सॉल्व करके बता दूंगा ड्यू टू रीजंस कि ऐसा 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 है। तुम लोग को अगर हो गया वो सॉल्व, तुमसे एक बार में समझ में आ गया, तुम्हारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे उन सेशंस में, और मेरी भी पढ़ाई हो जाएगी कैट की, तुम्हारी जेई की भी पढ़ाई हो जाएगी, तो अपना चलता रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। द सोलेनॉइड, वी शैल डिस्कस अ लॉन्ग सोलेनॉइड
अच्छा हाँ, तो मैं बता रहा सोलेनॉइड क्या होता है। तो सोलेनॉइड कुछ नहीं होता बेटा, एक एक आप लोग ये समझो, एक पीस है आपके पास, ठीक है, इंसुलेटेड पीस है। आपने कुछ नहीं किया, इंसुलेटेड कॉपर वायर को वूंड कर दिया, ऐसे 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 ऐसे, जो हमने बात की थी किस शेप में, हेलिक्स की शेप में। हेलिक्स का मतलब क्या था कि आप स्पाइरल भी जा रहे हो, आप स्पाइरल भी जा रहे हो, स्पाइरल भी जा रहे हो, स्पाइरल भी जा रहे हो और आगे भी जा रहे हो। तो अगर मैं, मेरी वायर कहाँ है भाई, बताना तुम लोग को कभी गेमिंग सेशन भी रखना हो तो पीएस खेलेंगे सब लोग साथ में, ठीक है, एक आधा सेशन करेंगे। तो कैसे होता है बेटा हेलिक्स, कि लेट सपोज ये एक इंसुलेटेड मटेरियल है, मेरी उंगली, तो वायर जो है वो मैं ऐसे 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 वुंड अप किए जा रहा हूँ। तो इसको हेलिक्स क्यों बोलते हैं बेटा, हेलिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ और मैं रोटेट भी हो रहा हूँ, स्पाइरल शेप, ठीक है। तो ये आप लोग का क्या होता है बेटा, हेलिक्स शेप। तो इस टाइप में हम लोग जो हमारी जो वो होती है, क्या बोलते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है, उसको हम लोग वुंड करते हैं। अब हम लोग ये बोलते हैं बेटा, इन एक दो चीज़ें यहाँ पर ना, इसको समझ लो अच्छे से, मैं पूरी कोशिश करूँगा ये समझाने के लिए। एक दो चीज़ें यहाँ पर बेटा समझ लो कि ये जो मेरी वायर है ना, ये जो मेरी वायर है जिसको मैं ऐसे वुंड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, हाँ चलेगा, इसको ऐसे पकड़ लेते हैं। अब देखना, अगर आई होप तुम लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे वूंड कर रहा हूँ, वूंड कर रहा हूँ, वूंड कर रहा हूँ, तो इस पूरी वायर में से तो अगर आप लोग बात करो तो ऑब्वियसली आप लोग बोलोगे भाई करंट आई दौड़ रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग एक सिंपल सी चीज बोलो, क्या मैं बोल सकता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो करंट थ्रू द नंबर ऑफ टर्न्स, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वेक्टर सम कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग को हर टर्न का कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर टर्न का कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हर टर्न की वजह से बेटा बढ़ती रहेगी, क्योंकि एक टर्न में करंट आई दौड़ रहा है, दूसरे टर्न में भी करंट आई दौड़ रहा है, तीसरे टर्न में भी करंट आई दौड़ रहा है। तो इसका मतलब बेटा, इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स उतना करंट आई दौड़ रहा होगा। समझ में आई बात। तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि भाई लेट सपोज मैंने एक लूप बनाई, वैसे तो इस पूरी लूप पे आई करंट दौड़ रहा है, लेकिन मैं इतने के लिए भी तो देखूंगा तो आई दौड़ रहा है इसमें, फिर इतने लूप के लिए भी देखूंगा तो भी आई दौड़ रहा है, इतने के लिए भी देखूंगा उसमें भी आई दौड़ रहा है। सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐड 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 होगी, तो जितनी लूप्स होंगी उतना करंट आप लोग का बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग ने सर्कुलर लूप में वो वाला पॉइंट पढ़ा था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा कि क्या है हमारा ये सोलेनॉइड, इसके अंदर अब लिखा हुआ ही है, वो करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। वी शैल डिस्कस अ लॉन्ग सोलेनॉइड, बाय लॉन्ग सोलेनॉइड वी मीन दैट द सोलेनॉइड लेंथ इज़ वेरी मच लार्ज। हम लोग मान के चलते हैं, अभी हम लोग कोई वो वाला प्रूव नहीं कर रहे कि स्पेसिफिक के लिए। अच्छा हाँ बेटा, टेक्स्ट बुक में एंड ऑफ द सोलेनॉइड का प्रूफ नहीं है, मैं आप लोग को बस याद करवा देता हूँ कि एंड ऑफ द सोलेनॉइड में हम लोग क्या करते हैं, हाफ लगा देते हैं बस आंसर के अंदर, तो बस ये याद रख लेना, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड इज हाफ टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड, जो अभी हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। By long solenoid we mean that the solenoid length is very much large as compared to the radius. It consists of a long wire wound in the form of a helix where the neighboring turns are very closely spaced, so each turn can be regarded as a circular loop. तो हर एक लूप को हम लोग क्या बोलेंगे, जो मैंने अभी अभी वायर को वूंड किया, हर एक वायर के लूप को हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर लूप बेटा मानेंगे। तो ये आप लोग को बस इसके अंदर याद रखना है। द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ द फील्ड्स ड्यू टू ऑल द टर्न्स, जो अभी मैंने बताया आपको। इनामल्ड वायर आर यूज्ड फॉर वाइंडिंग सो दैट टर्न्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। इनामल्ड वायर का मतलब क्या होता है बेटा, वही इंसुलेटेड वायरिंग होती है, क्योंकि बेटा नहीं तो करंट दौड़ रहा होगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अब बात करते हैं बेटा, इन्होंने ये डायग्राम क्या बनाया है। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड व्हिच हैज बीन स्ट्रेच्ड आउट फॉर क्लैरिटी, ओनली द एक्सटीरियर सेमी सर्कुलर पार्ट इज शोन। नोटिस हाउ द सर्कुलर लूप्स बिटवीन नेबरिंग टर्न्स टेंड टू कैंसिल द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ फाइनाइट सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ फाइनाइट सोलेनॉइड बेटा कुछ इस प्रकार आपको दिखती है। याद करो, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी याद है क्लास 10th तो, या फिर क्लास 10th की बेटा बुक अभी अभी फटाफट से वीडियो पॉज करो, डाउनलोड करो मैग्नेटिक
फील्ड वाला जो चैप्टर है आप लोग का, उसका सोलिनॉइड वाला सेक्शन बेटा डाउनलोड करो और या फिर उसको देखो उस चैप्टर में से, तो आप लोग को याद आएगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड वर कांस्टेंट, जो फील्ड लाइंस थी वो आप लोग की कांस्टेंट थी और पैरेलल थी, ठीक है, एंड आउटसाइड द सोलिनॉइड द सोलिनॉइड बिहेव्ड एज अ बार मैग्नेट, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रही है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे बेटा तो इस डायरेक्शन में आप लोग की फील्ड जा रही है जो कि पैरेलल है, एंड फिर बाहर आप लोग की ये ऐसे करके घूम रही है, मतलब नॉर्थ टू साउथ जाएगा, ठीक है। तो बस ये चीज़ है, और बाकी तो सर्कुलर लूप वही है कि ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे करके टर्न करेगा ये, ठीक है। राइट हैंड रूल लगा लो अपना और आप लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक। चलो, फिगर 4.17 डिस्प्लेज the magnetic field lines for a finite solenoid. We show a section of this solenoid in an unlatched manner in figure 4.17a. Figure 4.17b shows the entire finite solenoid with its magnetic field. In figure 4.17a, it is clear from the circular loops that the field between two neighboring turns vanishes. Field between two neighboring turns आप लोग की धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। दो नेबरिंग टर्न की वजह से जो आपकी फील्ड है वो वैनिश ऑफ होने लग जाएगी, मतलब ख़त्म होने लग जाएगी, ठीक। With its magnetic field, it is clear from the circular loop that the field between two neighboring turns vanishes. We see that the field at the interior midpoint P is uniform, strong, and along the axis of the solenoid, the field at the exterior midpoint Q is weak, and moreover is along the axis of the solenoid with no perpendicular normal component. As the solenoid is made longer, it appears like a long cylindrical metal sheet. Figure 4.18 displays this idealized picture. The field outside the solenoid approaches zero. We shall assume that the field outside is zero. अब ये कैसे आया बेटा field outside zero, अभी समझा देता हूँ। इसको इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तुम लोग को अगर ये वैनिशेज आउट नहीं समझ में आएगा तो अभी समझ में आ जाएगा ये क्या लिखा है। द फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड अप्रोचेस जीरो, वी शैल अज्यूम दैट द फील्ड आउटसाइड इज जीरो, द फील्ड इनसाइड बिकम्स एवरीवेयर पैरेलल। तो बेटा ये फिगर, ये बेटा प्रूफ इस बार मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हो सकता है आए हमारे बोर्ड्स के अंदर भी। तो ये प्रूफ बेटा याद रखना, और मैं प्रूफ को पूरा इधर ही करवा रहा हूँ, मैं आप लोग के लिए डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। इसका डायग्राम बेटा आप लोग खुद से बना लेना, और मैं इधर पूरा का पूरा आप लोग का प्रूफ बता रहा हूँ कि कैसे क्या है। अगर मैं ध्यान से देखूँ बेटा, थोड़ा सा मैं ध्यान से सोचूं, हम लोग दो चीज़ें अभी तक पढ़ चुके हैं। एक हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा बायट का लॉ, बायट-सैविट्स लॉ, और एक हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? कुछ नहीं है भाई, मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है तो दूसरा तरीका है कि एक एक गॉसियन सरफेस जैसे बनाते थे वैसे इधर एम्पीरियन लूप बना लो, उसमें से जितना करंट जा रहा है वो देख लो, खत्म हो जाएगी बात। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप बनाते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो, एक एम्पीरियन लूप मैंने बनाया, ये जो W है बेटा ये ओमेगा नहीं है, ठीक है, ये W है, मतलब ये जो विथ दी हुई है, क्या दी हुई है, विथ, और ये दी हुई है आप लोग को लेंथ या फिर हाइट, जो आप लोग को मानना है। बेसिकली मैं इधर लेंथ लिख देता हूँ, वही ज़्यादा हमारे लिए करेक्ट वर्ड है, ठीक है। अगर आप लोग इधर एक एम्पीरियन लूप देखो तो एम्पीरियन लूप में बेटा, अच्छा, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है बेटा, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि B डॉट DL का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली हम लोग को निकालनी है। DL आप लोग का एक सेगमेंट है, ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई, DL आप लोग का एम्पीरियन लूप का सेगमेंट है, और I क्या है कि इनसाइड द लूप जो करंट है। अगर बेटा मैं इस पॉइंट पर, Q पॉइंट पर, अगर मैं Q पॉइंट को भी लेट सपोज एनक्लोज कर लूँ इस एम्पीरियन लूप के अंदर, या फिर आप लोग Q पॉइंट को आप लोग वैसे ही देख लो, क्या Q पॉइंट से करंट जा रहा है, क्या Q पॉइंट से करंट जा रहा है? तो अगर Q पॉइंट से बेटा करंट ही नहीं जा रहा है, करंट वहाँ पर है ही नहीं, तो वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। करंट है नहीं मतलब ये वाला पार्ट जीरो, DL कभी जीरो हो नहीं सकता, तो बेटा B आप लोग का जीरो हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, जो DC सेगमेंट है, जो मैंने ये जो DC की लाइन जो यहाँ पर बनाई गई है, वो DC की लाइन में अगर मैं उसके थ्रू मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ
तो वो ज़ीरो आएगी, क्योंकि उस एरिया के अंदर मेरा बिल्कुल भी करंट का इनफ्लो है ही नहीं। तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी बेटा, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि आप देखो देयर इज़ नो करंट आउटसाइड, एंड सिंस देयर इज़ नो करंट देयर इज़ नो फील्ड। इसलिए वो बोल रहा था बेटा ड्यू टू एवरी सर्कुलर लूप द फील्ड इज वैनिशिंग आउट, क्योंकि फील्ड बाहर दिखेगी नहीं आपको, सिर्फ इसके आसपास ही फील्ड दिखेगी, जितना दूर जाते रहोगे उतनी फील्ड आप लोग को दिखेगी नहीं। ठीक है, तो ऐसा बेटा। अब बात करते हैं बेटा बीसी सेगमेंट और एडी सेगमेंट के लिए। तो अच्छा, आप लोग को लिखना ही ये है कि अगर आप लोग सेगमेंट सी डी ऐसे लिख देना, सेगमेंट सी डी आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड आप लोग के ज़ीरो आएगी सिंस देर इज़ नो करंट, या फिर ड्यू टू एम्पियर सर्किटल लॉ आई इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट देन सी डी सेगमेंट से आप लोग की मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। अगर मैं बेटा सेगमेंट बीसी देखूं, अब बीसी सेगमेंट देखूं, तो भी बेटा मेरी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो आएगी। क्यों मेरी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो आएगी बेटा? मेरी मैग्नेटिक फील्ड इसलिए ज़ीरो आएगी, अब उसका रीज़न थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि करंट बेटा जा रहा है इस डायरेक्शन में, देख लो थंब लिखा है, करंट का डायरेक्शन बेटा ये है। अगर मैं लूप का डीएल सेगमेंट बनाता हूं, एम्पीरियड सर्किटल लॉ में बेटा मैं क्या करता हूं, लूप का डीएल सेगमेंट बनाता हूं। अगर मैं डीएल सेगमेंट बनाता हूं, उसका डायरेक्शन क्या है बेटा, ऐसे। डीएल का डायरेक्शन बेटा ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लोग ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा जो करंट का डायरेक्शन ऐसे है, वही मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन है। अगर आप लोग देखो, हम लोग को पता है सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो ऐसी पैरेलल जाती हैं बेटा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और डीएल सेगमेंट का डायरेक्शन बेटा क्या है, 90। दिख नहीं रहा बेटा, ये 90 नहीं दिख रहा इधर, ये 90 एंगल नहीं दिख रहा बेटा। बी डॉट डी एल जीरो नहीं हो जाएगा। तो हम लोग को बी डॉट डी एल, अरे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, बी डी एल कॉस थीटा, थीटा 90, तो पूरी वैल्यू जीरो। समझ में आया? सो देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली प्रोड्यूस ड्यू टू दिस सेगमेंट एज वेल। तो यहाँ से भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप लोग को जीरो ही मिल जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें ये मत लिखना मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, इसमें आप लोग थोड़ा सा और इलेबोरेट करके ऐसा लिख देना, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज जीरो। ठीक है, सिमिलरली फॉर एडी सेगमेंट भी आप लोग देखो तो उसमें भी बेटा ये सेम चीज लग रही है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल जीरो। ये आप लोग बेटा खुद से सोचोगे कि कैसे सोचा होगा, एक डीएल सेगमेंट बनाना, एक बी वेक्टर बनाना, आप लोग को वापस दिखेगा कि आंसर 90 डिग्री पर है, इसलिए आंसर आप लोग का जीरो आ रहा है। ठीक है, बचा बेटा ए बी सेगमेंट। तो अगर मैं ए बी सेगमेंट के लिए बात करूं बेटा, तो ए बी सेगमेंट में बी डॉट डी एल की अगर मैं बात करूं, तो डी एल जो सेगमेंट बनेगा वो भी इधर ही बनेगा, इसी डायरेक्शन में, बी वाला भी इसी डायरेक्शन में। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट गोइंग इन दिस पार्ट, करंट गोइंग इन दिस पार्ट, और करंट आई ए बी लिख देता हूं, करंट गोइंग इन आई ए बी पार्ट। अब बात आ जाती है बेटा करंट कितना जा रहा है। पहले तो बात करते हैं बी डॉट डी एल की, तो बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी बेटा। डीएल सेगमेंट को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो वो मेरी ए बी की लेंथ बन जाएगी, और ए बी की लेंथ बेटा यहाँ पर एच दी हुई है, तो मैं एच लिख दूंगा। समझ में आई बात? डीएल का इंटीग्रेशन मतलब ए बी का पूरा पार्ट हो जाएगा, डीएल 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 डीएल, तो टोटल ए बी बन जाएगा। ए बी की लेंथ बेटा एच दी हुई है, क्योंकि रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप बनाया है, which is equal to म्यू नॉट इंटू आई ए बी, करंट ए बी। तो अभी अभी मैंने बताया था बेटा, लेट सपोज ए बी के अंदर, अब देखो बेटा एक्चुअली में ऐसे 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 लूप्स चल रहे जो बाहर बने पड़े। अगर मैं बात करूं, सब में आई करंट दौड़ रहा है, अगर मैं बात करूं सिर्फ इतनी लेंथ के लिए, तो इतनी लेंथ में ऑब्वियसली बेटा मैं ये बोलूंगा देयर आर, लेट सपोज n नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, n है नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ।
एन क्या है? नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। मतलब 1 सेंटीमीटर में लेट सपोज 2 लूप होंगे, कितने भी लूप होंगे मुझे नहीं पता, 1 सेंटीमीटर में लेट सपोज 2 लूप है, ऐसा मैं गिन रहा हूँ। तो बेटा अगर ये 5 सेंटीमीटर की होगी तो उसमें लूप्स कितने होंगे बेटा? 10। सही बात है। अगर 1 सेंटीमीटर के अंदर आप लोग देख पा रहे हो कि 2 लूप है, ये लेट सपोज 1 सेंटीमीटर है, और आप लोग देख सकते हो कि भाई 2 लूप जा रहे हैं, एक पहला लूप ये रहा, दूसरा लूप ये रहा, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 2 लूप है। तो अगर मेरी ये ए भी 5 सेंटीमीटर है तो टोटल लूप कितने हो जाएंगे? 5 × 2। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ लूप्स, टोटल लूप्स विल बी इक्वल टू n इंटू लेंथ, और लेंथ कितनी है बेटा? h। ठीक है, तो टोटल लूप्स इंटू आई विल गिव मी द वैल्यू ऑफ टोटल करंट फ्लोइंग। मैंने हमेशा बोला है बेटा जितने लूप्स होंगे उतना करंट से मल्टीप्लाई कर दो, उतना आप लोग को टोटल वैल्यू ऑफ करंट मिल जाएगा। यहाँ से बेटा आई एच से एच कैंसिल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। बस यही चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को बेटा यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक, एंड बस फिर तो ये हो गया बेटा आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, तो आई होप आप लोग को पूरा का पूरा ये समझ में आया होगा। ठीक है, या दिस इज़ इट मेरे। ठीक है, और अगर कोई आप लोग, ये तो हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड बनाई, आउटसाइड तो हम लोग को पता है 0 हो गई। और फिर फॉर ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग सोलिनॉइड। ठीक है, एंड बात करते हैं अगर हम लोग एट द एंड ऑफ द सोलिनॉइड निकालनी होती तो बेटा इसको इनटू हाफ कर देना। वो कैसे आया जब डीसी सॉल्व करेंगे तो बात करेंगे। ठीक है, तो यस दिस इज इट। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास प्रोबेबली यहाँ पर। ठीक है, ये सब यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो रॉयड अभी के लिए नहीं कर रहे क्योंकि नहीं है हमारे लिए शायद हमारे टॉपिक में। ये देख लो बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज़ अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड इज़ मेड अप ऑफ 500 टर्न्स। तो आप लोग को बेटा रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक देखने में अभी तक तो आसान लग रहा है क्योंकि आपको हर चीज़ दी हुई है। सोलेनॉइड की लेंथ दी हुई है 0.5 मीटर। ठीक है, आप लोग को रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, मतलब ये 50 सेंटीमीटर है, रेडियस आप लोग को 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए बेटा 500, टोटल टर्न्स 500 दिए हुए हैं। ठीक है, करंट आप लोग को बेटा 5 दिया हुआ है, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड? तो इनसाइड द सोलेनॉइड फॉर्मूला होता है बेटा म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। तो म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, इंटू है ये बेटा, इंटू नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल लूप्स है 500 डिवाइडेड बाय बेटा यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर, या फिर मीटर में रखेंगे तो 0.5 मीटर। ठीक है, इंटू आई कितना हो जाएगा बेटा? 5। अब आप लोग सोच रहे होगे रेडियस क्यों नहीं लगाया? ठीक है, क्योंकि भाई फॉर्मूला ये होता है, इसमें रेडियस तो लगता नहीं है, बट ये फॉर्मूला तो इनफाइनाइटली लॉन्ग का है। अब बेटा लोग हो जाते हैं कंफ्यूज कि इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या होता है। इनफाइनाइटली लॉन्ग का क्या मतलब होता है बेटा? इनफाइनाइटली लॉन्ग का जब आप लोग डेफिनेशन लिखते हो ना, तो ऊपर मैं अभी वापस पढ़ाता हूँ, इसका आंसर तो आप लोग यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लेना बेटा। ठीक है, इसका आंसर तो आप लोग यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लेना। ठीक है, ये सेम ही आंसर आप लोग का आएगा। इनफाइनाइटली लॉन्ग का जब हम लोग ने बेटा मतलब पढ़ा था, तो हम लोग ने मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें ये मतलब होता है कि रेडियस इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन द टोटल लेंथ टेकन। ये ध्यान से देख लो बेटा। कहाँ था? बाय लॉन्ग सोलेनॉइड, बाय इनफाइनाइटली लॉन्ग तो नहीं, बट लॉन्ग जो वर्ड है, लॉन्ग सोलेनॉइड, वी मीन दैट द सोलेनॉइड्स लेंथ इज लार्ज कंपेयर टू इट्स रेडियस। ठीक है,
वेरी लॉन्ग सोलिनॉइड हम लोग ऑब्वियसली इन्फाइनाइटली लॉन्ग मेरे तरफ से गलत वर्ड यूज़ हो गया, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा गलत वर्ड यूज़ हो गया। ऑब्वियसली इन्फाइनाइटली लॉन्ग तो हम लोग नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर, वेरी लॉन्ग सोलिनॉइड की हम लोग बात कर रहे हैं। और जो ये वेरी लॉन्ग सोलिनॉइड है इसका मतलब बेटा आई होप अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। वेरी लॉन्ग सोलिनॉइड का मतलब ये होता है कि जो आप लोग की लेंथ है वो आप लोग की बहुत ज़्यादा बड़ी है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो आप लोग का रेडियस है वो 50 टाइम्स छोटा है लेंथ से, ठीक है। इन्फाइनाइटली इज माई बैड, ठीक है, वेरी लॉन्ग वर्ड आप लोग को यूज़ करना है। सो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। यहीं पर हम लोग बेटा आज का लेक्चर करते हैं ख़त्म, ठीक है। और बहुत जल्दी आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है, और लाइव जब होगा तो आई होप आप लोग सब पार्टिसिपेट करेंगे एंड मज़ा आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट गाइज फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई एम सॉरी कि बहुत दिनों बाद आए। जय श्री राम।